हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक जो कि है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होती है? इट इज अ डिजीज इन विच कोरोनरी आर्टरी और ब्लड वेसल गेट ब्लॉक्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्लेग इन द वॉल्स ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। ये एक डिजीज है, किसकी? कोरोनरी आर्टरी की डिजीज है। हम जानते हैं पहले कोरोनरी आर्टरी होती क्या है हमारी। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड सप्लाई करती है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वो आगे जाके आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सारी जो आर्टरीज हैं ये डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। लेकिन और ये होता किससे? ये सारा जो ब्लड है वो जाता है हमारा हार्ट से पूरी सारे ऑर्गन्स में आर्टरीज के थ्रू। लेकिन हार्ट को भी तो अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सके। लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो क्या होता है कि ये उसी की डिजीज है जिसमें कि जो कोरोनरी आर्टरी है, ये जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक्ड हो जाती है। किसकी वजह से? द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग। प्लेग कह सकते हैं जैसे हार्ड एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों के एक्यूमुलेशन से बनता है। हम इसे आगे पढ़ेंगे प्लेग होता क्या है। इन द वॉल्स ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, जो ल्यूमेन है मतलब जो ब्लड वेसल है, जो उसका ल्यूमेन है उसकी वॉल्स में, उसकी जो दीवारें हैं मतलब ब्लड वेसल की, उनमें क्या होता है? प्लेग जमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान सकते हैं ल्यूमेन है, नॉर्मल ल्यूमेन, नॉर्मल ब्लड वेसल ल्यूमेन। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेग जमा हो जाता है तो क्या होगा कि जो वॉल्स होंगी इसकी, ब्लड वेसल की जो वॉल्स होंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा जिसे हम कहते हैं प्लेग। इसी को हम कहते हैं प्लेग। और यही जाके बाद में क्या कॉज कर देता है? ये बाद में जाके कॉज कर देता है एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नॉर्मल आगे जाके नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन साइज है वो छोटा हो गया जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे ब्लड बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है, वो आगे मूव नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो ये पर्सन है, पेशेंट है, वो हार्ट अटैक से भी फेस कर सकता है, हार्ट अटैक प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है। वो हम इसमें भी आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पढ़ा कि इट इज अ डिजीज इन विच कोरोनरी आर्टरी और ब्लड वेसल गेट ब्लॉक थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्लेग। मतलब कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी या फिर ब्लड वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो जम जाती है। किसकी वजह से? फॉर्मेशन ऑफ प्लेग। प्लेग बन जाता है वहाँ पे इन द वॉल्स ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। जो ल्यूमेन है, जो आर्टरी का जो ल्यूमेन है उसमें क्या एक प्लेग जमा हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। अब सेकेंड है प्लेग मे बी लिपिड, फैटी सब्सटेंस, WBCs एंड मैक्रोफेजेस। अब जो प्लेग बना है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस मतलब कि ये लिपिड्स हो सकते हैं, फैटी सब्सटेंस हो सकते हैं, WBCs एंड मैक्रोफेजेस। हम लोग फैटी सब्सटेंस या फिर लिपिड चीज़ें हम खाते रहते हैं लोग आज के टाइम में। और क्या होता है कभी कभी WBCs, इंटरनल जो चीज़ें हैं, इंटरनल सेल्स हैं, उनकी वजह से भी, उनके एक्यूमुलेशन की वजह से भी ये हो जाता है। तो प्लेग में भी लिपिड, फैटी सब्सटेंस, WBC एंड मैक्रोफेजेस, इनके एक्यूमुलेशन से, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर ये किसी को हो गया है, अगर ये किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसके सिम्टम्स होंगे रिमेन्स
असिम्टोमेटिक फॉर मैनी ईयर्स, कुछ टाइम तक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा असिम्टोमेटिक, इसके कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते पेशेंट के अंदर, नॉर्मल रहता है पेशेंट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं पेशेंट में। लेटर सीवियरिटी में शोड चेस्ट पेन होता है उसको, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होगी इसकी वजह से, क्योंकि पहले तो क्या था कि ब्लड का जो फ्लो था वो नॉर्मल हो रहा था, लेकिन अब क्या होता है, प्लेग जमा हो गया है। हम इसे ऐसे और समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, जिसमें से पहले ब्लड इजीली फ्लो हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो ये ब्लड वेसल है यहाँ पे प्लेग जमा हो गया। अब ये मैंने बताया आपको, ये प्लेग क्या होता है, ये प्लेग में भी हो सकता है लिपिड, फैटी एसिड्स, WBCs, मैक्रोफेजेस और बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या है, जमा होते रहेंगे, ये प्लेग फॉर्मेशन कर देंगे। तो जो जैसे पहले ब्लड फ्लो हो रहा था ऐसे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और यहाँ पे रुकावट आ जाएगी, ब्लड में रुकावट। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा इसको ऑलमोस्ट ब्लॉक कर लेगा इसको। तो क्या होता है, इसमें अब प्रॉपर नहीं जा पा रहा ब्लड, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दिखने लग जाती हैं, जैसे कि चेस्ट पेन हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, या फिर स्वेटिंग, पसीना आना, डिजीनेस, ये सब क्या है, सिम्टम्स होते हैं। पर ये सारे सिम्टम्स हमें कब दिखाई देंगे, जब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या फिर जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉक हो गई हैं वो क्या है, वो बहुत टाइम सीवियर पे पहुंच गया, मतलब जो कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सीवियरिटी कंडीशन में पहुंच गया है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे पहुंच गया, तब हमें पता चलेगा, ये इसके सिम्टम हमें दिखेंगे। अब क्या क्या है, ये किस किस वजह से हो सकता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन कौन सी वजह हैं या कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल, मतलब कि मॉडिफाइबल वो कॉजेज या वो रिस्क फैक्टर जिनको हम बदल सकते हैं या उनमें बदलाव ला सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि जिनको हम बदल नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, या फिर हम इसे कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी के ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई है, कोई पर्सन है वो ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल या फैटी सब्सटेंसेस ले रहा है, तो क्या होगा, अगर उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाएगा, तो वो भी क्या है, एक कॉज है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। अगर किसी की ब्लड में क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाइपरलिपिडीमिया जिसे हम कहते हैं। सेकंड, सिगरेट या स्मोकिंग, मतलब अगर कोई बंदा या फिर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो भी कॉज है इसका। अल्कोहल ले रहा है तो वो भी कॉज है इसका। हाइपरटेंशन को हम मान सकते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर की वजह से भी अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, वो भी एक कारण है इसी का। अब फिफ्थ वन है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, वो भी क्या क्या होता है, कभी कभी उनको भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये भी एक कारण है। सिक्स्थ है ओबेसिटी, मोटापा भी इसका कारण है। सेवेंथ स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस फील कर रहा है या स्ट्रेस में है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो वो भी क्या इसका एक कॉज है। एट्थ है हमारा डायबिटीज मेलाइटस, अगर उसको डायबिटीज है तो वो भी एक कारण है। अब हम पढ़ते हैं नॉन मॉडिफिएबल, मतलब कि इनको हम बदल नहीं सकते। फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कि CAD स्टैंड्स फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से कोई चलता आ रहा है कि किसी को पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो क्या होगा, चांसेस हैं कि उसकी अपकमिंग जनरेशन में क्या हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी होने की जो डिजीज है इसकी संभावना हो सकती है। तो हम इसे बदल नहीं सकते बिकॉज ये फैमिली हिस्ट्री है, ये हमें अपने पूर्वजों से मिली होती है। सेकंड है इंक्रीजिंग एज,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी इसका एक कारण है, जैसे क्योंकि हम इसे बदल नहीं सकते, हम उम्र को, बढ़ती उम्र को हम लोग बदल नहीं सकते, जिससे कि ये भी कारण है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस होने का, ये भी एक कारण है, CAD होने का कारण है। अब थर्ड है हमारा जेंडर। जेंडर मतलब कि मेल या फीमेल। मेल में ज्यादा चांस रहते हैं फीमेल के मुकाबले, मेल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीमेल के मुकाबले। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब आफ्टर, अगर मीनोपॉज के बाद में फीमेल में चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स की वहाँ कमी आ जाती है, इसलिए बेसिकली जो चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के, वो मैन में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल ड्यू टू हार्मोन्स। अब फोर्थ है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज भी इसका एक कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसा हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज में, ऐसे ही ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इन दोनों में बस फर्क इतना है कि मॉडिफाइबल जो होती हैं, ये जो कॉजेज हैं, इनको हम बदल सकते हैं, इनको हम बदलाव अगर हम इन चीज़ों में बदलाव लेके आए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये चीज़ परमानेंट होती हैं और ये होती हैं, हम इनमें कोई बदल नहीं सकते कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा सिम्टम्स, कॉजेज। अब नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये किसकी वजह से होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम जान सकते हैं ये वाले सारे फैक्टर्स की वजह से। अगर मान लीजिए जैसे इसमें है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरटेंशन, इनकी वजह से अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है लॉन्ग टाइम से, अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग समय से क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो सो क्या होगा, जो स्मोकिंग है वो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी ब्लड वेसल होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उससे इंजरी होगी, इंजरी टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी है, ये आर्टरी है। अब आर्टरी की वॉल्स में क्या होगा, इंजरी होगी, जिससे कि कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बाकी जो और सेल्स हैं, मतलब जो इम्यून सेल्स हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ खराबी आ रही है सेल्स में, बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिसको कि सही करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इंजरी स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर एक्टिवेट इम्यून रिएक्शन। फिर क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो एक्टिवेट होगा और वो वहाँ पे ऐसे सेल्स छोड़ेगा जाके कि आप वहाँ जाइए और जो भी वहाँ इंजरी हुई है उसे हील कीजिए। तो क्या होगा, एक्टिवेट इम्यून रिएक्शन, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे WBCs आ जाएंगे, क्योंकि अब ये कंडीशन है यहाँ पे बताया, स्मोकिंग वजह से ही पूरा डैमेज होता जा रहा है, इंजरी होती जा रही है। तो क्या होगा इससे कि यहाँ पे हमारे वो सेल्स आएंगे जो कि इस इंजरी को ठीक करेंगे। तो एक्टिवेट इम्यून रिएक्शन, फिर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स, WBC एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ पे सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। हमें पता है लिपिड, अगर कोई किसी की बॉडी में लिपिड भी होगा, वहाँ पे लिपिड्स आ गए। यहाँ कहीं अगर कुछ भी क्लॉटिंग वगैरह के लिए कौन आ गए, प्लेटलेट्स आ गए, WBCs आ गई, इसको हील करने के लिए WBCs आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे और भी सेल्स आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे लगातार बहुत सारे सेल्स आएंगे, लिपिड्स, प्लेटलेट्स, WBC और अदर फैक्ट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे ये सब एक्यूमुलेट होते जाएंगे अपने अपने वर्क करने के लिए, एक्यूमुलेट होते जाएंगे यहाँ पे ये सारे के सारे। और एक टाइम पे ये होगा कि ये सारे मिलके क्या करेंगे, एक
हार्ड लेयर बना लेंगे, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसी को हम क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था प्लेग क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्यूमुलेट हो के एक हार्ड सब्सटेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पे सबमिट हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, जो इनर लाइनिंग है उसमें, जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग है, इनर वॉल है, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि क्या होगा कि जो अब ब्लड का फ्लो है उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह से रुकावट आ जाएगी। फिर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी डिजीज हो जाएगी, CAD कहते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ क्या देखा कि किसी वजह से कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की, इन सब फैक्टर्स की वजह से अगर वेसल में इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिससे कि इम्यून जो सिस्टम है वो अपने वहाँ कुछ ऐसे सेल्स भेजेगा जो कि उसको, जो इंजरी हुई है उसको ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट क्या होगा कि जो सेल्स आएंगे वहाँ पे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वहाँ पे मतलब कि जमा होते जाएंगे, वहाँ पे वो अपना इतना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ गए, प्लेटलेट्स भी आ गए, WBCs भी आ गए, लिपिड्स भी आ गए। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली वो सेल आके वहाँ पे जमा होने लग जाएंगे और फिर वो वहाँ से नहीं जा पाएंगे, और कुछ टाइम के बाद में ये एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा वॉल के अंदर, जिसे कहते हैं प्लेग। और वो क्या लीड करेगा, वो कर देगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब अगर ये जो मास बना है पूरा, ये जो चीज बनी है, कुछ टाइम बाद इफ प्लेग रैप्चर्ड, अगर ये रैप्चर हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, कहीं से इसका टुकड़ा टूट के क्या हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ से, जैसे मान लीजिए टुकड़ा टूट के यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से एक टुकड़ा टूटा और ये यहाँ आ गया, तो क्या होगा, रैप्चर हुआ है, पार्ट है किसका, ये बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है उसका पार्ट है, यहाँ टूट के यहाँ हो गया है, तो क्या होगा, प्लेटलेट क्लम्प टू रैप्चर साइट। अब यहाँ पे क्या यहाँ भी इंजरी हो गई, ठीक है, यहाँ भी टूटा है पार्ट, तो क्या होगा, यहाँ प्लेटलेट्स आएंगी, क्योंकि प्लेटलेट को क्या करना, उनका काम है क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट करना। तो क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट टूटा है और यहाँ पे हमें उन्हें क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट आएंगी और वो भी यहाँ पे क्लम्प बना लेंगी, क्या कर लेंगी, क्लम्प बना लेंगी, एक गुच्छा टाइप का बना लेंगे, कहाँ पे, रैप्चर साइड पे, जहाँ से रैप्चर हुआ है। ब्लड क्लॉट ऑक्युपाइज कोरोनरी आर्टरीज, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो क्या होगा, पूरी जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसको ऑक्युपाई कर लेगी, उसको घेर लेगी, पूरी इस तरीके से पूरी घेर लेगी उसको। तो क्या होगा, जो ब्लड जाना चाहिए था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल रुक जाएगा। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसका जो ल्यूमिन जो है, ल्यूमिन वो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा अंदर से, जिसके आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड डू नॉट फ्लो। फर्दर आगे जो है ब्लड क्या होगा, वो फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या होगा, कैन लीड्स टू अ हार्ट अटैक, और फाइनली क्या हो जाएगा, जो भी पर्सन होगा उसको एक टाइम के बाद में जाके हार्ट अटैक हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब अगर पेशेंट को सब चीज़ें प्रॉब्लम है तो क्या है, इसको हम बचा कर सकते हैं, इससे प्रिवेंशन क्या क्या है, मतलब किस चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन ना आए। अगर ऐसी कंडीशन ना आए तो उसके लिए हम बचाव क्या करें, तो उसके लिए बचाव हम ऐसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, स्मोकिंग ना करें, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, और फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, ओबेसिटी, मोटापे को कम करें, स्ट्रेस कम लें। तो इससे भी क्या हो सकता है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी बीमारी को।
सेकेंड है रिस्ट्रिक्टिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जैसे मैंने बताया कि इनको क्या करें, बंद कर दें स्मोकिंग और अल्कोहल को, ठीक है। थर्ड है कंट्रोलिंग वेट, वेट को भी कंट्रोल करें। फोर्थ वन है एंटीकोगुलेंट, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ टेस्ट होने का पता चलता भी है कि ब्लड में ऐसा कुछ कहीं पे ब्लड में इंटरप्शन हो रहा है, ब्लड के सप्लाई में कुछ इंटरप्शन हो रहा है आर्टरीज के अंदर, तो क्या करे, वो ऐसी मेडिकेशंस, ऐसी दवाइयाँ ले जिससे कि जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो कम हो जाए या फिर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे एंटीकोगुलेंट, वारफरिन एक मेडिसिन है, एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि हमें पता है प्लेटलेट किसका क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट करती है क्लॉटिंग का काम, और हमें पता है कि यहाँ पे ये सब जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये सबमिशन जो हुआ है चीज़ों का, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए कौन सी दवा लें, एंटी प्लेटलेट्स लें, जैसे कि एस्पिरिन। सो फ्रेंड्स, हम इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का, जिससे कि जो ये बीमारी है ये ना हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ना हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने फिनिश किया एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हमने आज इंट्रो, सिम्टम, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आज हमने पूरा फिनिश कर लिया है। मतलब कि आज हमने जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट फिनिश कर लिया है हमने। आप इसकी सारी वीडियोस देख सकते हो और अपने जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, इससे आपको यहाँ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।